गुड मॉर्निंग। आज अपन हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि देखिए, हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफ़र पेमेंट है वो यहाँ पर चार प्रकार के बताए गए हैं। पहला है पर्सनल ट्रांसफ़र पेमेंट, व्यक्तिगत हस्तांतरण भुगतान। व्यक्तिगत हस्तांतरण भुगतान में क्या होता है कि इसमें केवल आय का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण होता है। आय का एक व्यक्ति से यानी कि आय का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण होता रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहता है और इस हस्तांतरण से राष्ट्रीय आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रुपए देता है तो एक व्यक्ति को हानि होगी जो पैसे त्यागता है, दूसरे व्यक्ति को लाभ होगा। ऐसे ही दूसरा जो व्यक्ति है वो तीसरे व्यक्ति को देगा, तीसरा व्यक्ति चौथे को देगा, पांचवा व्यक्ति पांचों को देगा और फिर पांचवा व्यक्ति पुनः पहले व्यक्ति को दे देगा। ऐसी सर्किल ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें केवल आय का हस्तांतरण होता है जिसमें अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहता है और इसका राष्ट्रीय आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको न राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं, शामिल करते हैं और न व्यक्तिगत आय में शामिल जोड़ते हैं। ये है आपका पर्सनल ट्रांसफ़र पेमेंट। दूसरा है बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट, व्यावसायिक हस्तांतरण भुगतान। व्यावसायिक हस्तांतरण भुगतान का में देखिए आप, जैसे कोई भी मिल का मालिक या फैक्ट्री का मालिक यानी कि दीपावली, होली या अन्य उत्सव जो फेस्टिवल आते हैं उन पर आप अपनी कंपनी में या अपनी फर्म में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको होली, दीपावली, अन्य उत्सव जो आते हैं उन पर मान लीजिए कि कोई गिफ्ट आइटम दिया जाता है या उत्पादन प्रक्रिया के दौरान काम करते समय किसी मज़दूर के, किसी व्यक्ति के चोट आदि आ जाती है और उसको दवाइयों के लिए पैसे दिया जाता है मिल मालिक के द्वारा, कंपनी के मालिक के द्वारा, फैक्ट्री के मालिक के द्वारा। तो ये जो राशि गिफ्ट के रूप में होली दीपावली पे जो दिए जाते हैं और दवाइयों के रूप में जो राशि दी जाती है, ये बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। और व्यवसायिक जो हस्तांतरण भुगतान है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं बल्कि व्यक्तिगत आय में जोड़ते हैं। ये था आपका बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट। फिर आप आइए, तीसरा है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, टी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि सरकारी हस्तांतरण भुगतान। सरकार यानी कि निम्न हस्तांतरण भुगतान करती है। जैसे पहला है पेंशन। पेंशन दो प्रकार की है यहाँ, एक तो ओल्ड एज पेंशन है और एक रिटायरमेंट पेंशन है। वृद्धावस्था पेंशन और रिटायरमेंट पर पेंशन। ओल्ड एक तो ये हो गया साहब। पहला तो क्या है कि सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। दूसरा क्या है, सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो ये दो तरह से सरकारी हस्तांतरण भुगतान यानी कि सरकार के द्वारा किया जाता है। एक तो पेंशन के द्वारा, तो एक बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति जो स्टूडेंट्स को दी जाती है, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जो जनता प्राप्त करती है। अब देखिए आप, इसमें पेंशन है वो दो तरह की बताई, दो तरह की है। एक तो वृद्धावस्था पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, और एक रिटायरमेंट पेंशन। वृद्धावस्था जो पेंशन है ये उत्पादन प्रक्रिया में बिना किसी योगदान के प्रदान की जाती है। जैसे 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो यानी कि व्यक्ति, पुरुष या महिला, उनको सरकार के द्वारा यानी कि पेंशन दी जाती है, उसको वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं। तो ये जो वृद्धावस्था पेंशन है इसके लिए व्यक्ति या वो महिला जिसको पेंशन प्राप्त होती है वो
उनका यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दे होता है और उनको फ्री में दी जाती है, तो इसे एनआई में नहीं जोड़ते हैं लेकिन व्यक्तिगत आय में जोड़ते हैं। और ये जो वृद्धावस्था पेंशन है ये टीपी होता है, स्थानांतरण भुगतान होता है, जिसके लिए यानी कि व्यक्ति को कोई उत्पादन प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाती है उसके द्वारा और उसको फ्री में दी जाती है। रिटायरमेंट में जो पेंशन है ये टीपी नहीं होता है, ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं होता है, इसको स्थानांतरण भुगतान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति इसके लिए पहले उत्पादन प्रक्रिया यानी कि सरकारी ऑफिस में वो कार्य कर चुका होता है, इसलिए ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं होता है केवल। और इसको क्या होता है कि हम एनआई में यानी कि राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अगला है सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो ट्रांसफ़र पेमेंट है। इसके लिए युवाओं को क्या है कि सरकार है वो बेरोजगारी भत्ता देती है और युवाओं के द्वारा कोई उत्पादन प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाती है, उनको फ्री में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो यह ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। इसको व्यक्तिगत आय में जोड़ते हैं। छात्रवृत्ति यानी कि जो स्टूडेंट यानी कि जो अध्ययन करते हैं उनको सरकार के द्वारा यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है, इसके लिए भी व्यक्ति है स्टूडेंट है वो कोई उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता और उसको फ्री में दी जाती है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, स्थानांतरण भुगतान होता है। ऐसे ही अब आप आइए विदेशी हस्तांतरण भुगतान। चौथा है विदेशी हस्तांतरण भुगतान, फॉरेन ट्रांसफ़र पेमेंट। यानी कि मान लीजिए कि विदेशी सरकार के द्वारा किसी भारतीय नागरिक को कोई गिफ्ट आइटम दिया जाता है, या भारत में किसी संस्था को मान लीजिए कि विदेशी सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है और उसको गिफ्ट के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी संस्था को विदेश के द्वारा विदेशी सरकार के द्वारा अगर कोई गिफ्ट आइटम दिया जाता है, तो ये जो गिफ्ट आइटम दिया जाता है ये विदेशी हस्तांतरण भुगतान होता है और इसको यानी कि व्यक्तिगत आय में जोड़ते हैं, राष्ट्रीय आय में जोड़ते नहीं हैं। ये था आपका 4 प्रकार के यानी कि हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट जो बताए हैं। यानी कि चाहे पहला था पर्सनल ट्रांसफ़र पेमेंट, व्यक्तिगत हस्तांतरण भुगतान, और बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट, व्यावसायिक हस्तांतरण भुगतान, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, सरकारी हस्तांतरण भुगतान और विदेशी हस्तांतरण भुगतान। ये चारों प्रकार के जो हस्तांतरण भुगतान हैं यानी कि इनके द्वारा व्यक्ति या कोई संस्था किसी प्रकार की कोई उत्पादन प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। और हमेशा ये याद रखने की बात है कि जो भी राशि ट्रांसफ़र पेमेंट होती है अर्थात हस्तांतरण भुगतान हमेशा यानी कि व्यक्तिगत आय में जुड़ते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अब जैसे इसी में क्या है कि जैसे जो ऋण है, जैसे ऋण को भी इन्होंने यानी कि डिवाइड किया है। पहला है पर्सनल लोन, या कि व्यक्तिगत ऋण है, ये विशेष रूप से उपभोग हेतु लिया जाता है, अतः इसे एनआई में शामिल नहीं करते हैं और न व्यक्तिगत आय में शामिल करते हैं। लेकिन यदि व्यक्तिगत जो ऋण है, यदि व्यक्ति ऋण लेकर कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई फर्म लगाता है, तो इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। और अगर मान लीजिए कि व्यक्ति मकान बनाने के लिए, मकान खर्च करने के लिए, मकान बनाने में खर्च करने के लिए अगर लोन लेता है, जिसको हाउसिंग लोन के नाम से जाना जाता है, तो ये एक तरह का इन्वेस्ट होता है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ऐसे ही बिजनेस लोन व्यावसायिक ऋण होता है, व्यवसायिक ऋण उत्पादन प्रक्रिया हेतु लिया जाता है और उसको एनआई में जोड़ते हैं। ऐसे ही सरकारी लोन, सरकारी ऋण, गवर्नमेंट लोन, सरकारी ऋण यानी कि सरकार भी उपभोग व उत्पादन दोनों के लिए ऋण लेती है, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं किया जा सकता कि सरकार के द्वारा लिया गया ऋण उपभोग कार्य हेतु है या उत्पादन कार्य होते हैं। यहाँ भी ये मानकर चाहते हैं कि सरकारी ऋण उपभोग हेतु है, तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत ऋण व सरकारी ऋण दोनों को ही उपभोग हेतु मान लेते हैं, लेकिन व्यावसायिक ऋण है वो उत्पादन हेतु मानते हैं। ऐसा इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यावसायिक जो लोन है बिजनेस ऋण है, व्यावसायिक ऋण है या बिजनेस लोन है, ये ऋण उत्पादन प्रक्रिया हेतु लिया जाता है और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा अपन एक अलग हटकर और करेंगे, जो अपने जब भी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये यानी कि ये काम आएगा।
जैसे कंपनी या निगम के लाभ, ये तीन प्रकार के होते हैं। निगम कर, लाभांश वितरण, अवितरित निगम लाभ। ये तीन प्रकार के होते हैं। निगम के लाभ को तीन भागों में बांटते हैं, निगम कर के रूप में, लाभांश वितरण, अवितरित निगम लाभ।